Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 23 जनवरी 2025 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कृष्णा रिवर को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर में अगर आप लोग यहां पर अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेसिकली यहां पर इस वीडियो से हर एक चीज, चाहे वो माइन्यूट लेवल पे भी हो, वो सब कवर की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत कॉम्प्रहेंसिव वे में वीडियो कवर हो रहा है। इसमें हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को तो कवर कर रहे हैं, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट सोर्स है। पीआईबी को आप अलग से पढ़ते हैं, डाउन टू अर्थ को अलग से पढ़ते हैं, एआईआर की न्यूज़ अलग से रेफर करते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ों का एनालिसिस केवल एक ही जगह पे आपको मिलता है, वो भी डेली बेसिस पे। तो पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कि आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली खबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी एक एनुअल मीटिंग को होल्ड कर रहा है जो बेसिकली 20 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगी स्विट्जरलैंड के डेवोस में। समझेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंपॉर्टेंस, 3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है डार्क ऑक्सीजन। ये जो डार्क ऑक्सीजन है पैसिफिक ओशन में लगभग 13,100 फीट की गहराई में इसकी खोज की गई है। फिर दिन उसके बाद में प्रधानमंत्री ने अभी एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगांतरा, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं तारीफ की है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने एक मिशन को अंजाम दिया है, उसका नाम है स्कॉट मिशन। देन नेक्स्ट, ट्राजन 155 mm टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम। इस गन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसको भारत फ्रांस ने मिलकर बनाया है लेकिन आज अर्मीनिया यहां पर इसको परचेज कर रहा है जिससे अजरबैजान नाराज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स जो हैं हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने 2 नई मछलियों की प्रजातियों को डिस्कवर किया है। एक का नाम है हेमीगोबियस होवेनी, दूसरी है म्यूगिलोगोबियस टिग्रिनिस। यह डिस्कवरी हुई है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनवायरमेंट सेक्शन। देन म्यूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग हैदराबाद के अंदर में है, इसको 2025 के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच के अंदर में कवर किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसमें हमारा संचार साथी मोबाइल ऐप है, दूसरा नेशनल ब्रॉड मिशन 2.0। ये मिशंस क्या हैं इसको आज हम जानने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उद्घाटन कर दिया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का न्यू दिल्ली के अंदर। देन उसके बाद इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सीडीएस एनडीएस सभी जगह पे इसको लेकर क्वेश्चन बन चुका है। साडा रीजन की बात हो रही है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। साडा रीजन का जो ये पैटर्न है वो पिछले कुछ समय पर तेजी से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। फिर बात आती है ज़ॉम्बी डियर डिजीज की। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है क्योंकि करंट समय पर बहुत ही ज़्यादा घातक, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा ज़ॉम्बी डियर डिजीज करंट समय पर फैल रहा है यूएसए के अंदर। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया ने सक्सेसफुली भार्गवास्त्र को टेस्ट कर लिया है। भार्गवास्त्र बेसिकली भारत का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि आते हुए दुश्मन को, ड्रोन्स को हवा में गिराने की ताकत रखने वाला है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर की है एक बहुत बड़े साइज की मकड़ी, और ये जो मकड़ी है दोस्तों यहाँ पर मान सकते हैं सबसे ज़्यादा जहरीली मकड़ी, इसका जहर एक इंसान का जान भी ले सकती है। तो मोर वेनोमस स्पीशीज के कैटेगरी में यहां पर इस मकड़ी को फाइंड किया गया है, इसका नाम है सिडनी फनल वेब स्पाइडर। समझेंगे इसके बारे में। गवर्नमेंट ने हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन को। समझेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये क्लियर होने वाला है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, एक मड वॉल्केनो इरप्शन कैस्पियन सी में देखने को मिला है जिसकी वजह से 2023 में एक अनजान सा आइलैंड बन गया था, बट 2024 के अंत तक वो आइलैंड दोस्तों समाप्त हो गया, खत्म हो गया। समझेंगे मड वॉल्केनो का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्या है। ये थोड़ा पुराना टॉपिक है, यहाँ पे बात हो रही है भारत रणभूमि दर्शन के बारे में। ये कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो हमने पिछले कुछ समय पर स्किप किए हैं, इस वजह से आज थोड़े टॉपिक ज़्यादा भी हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है भारत रणभूमि दर्शन, इसको हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आर्मी डे के सेलिब्रेशन पे। समझेंगे इस एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस।
देन जो नए रिसर्चर्स हैं उन्होंने अभी यहाँ पर एक जेनेटिक म्यूटेशन को यहाँ पर खोजा है, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली एक बीमारी को लेकर बात हो रही है जिसका नाम है हंटिंगटन डिजीज डेवलपमेंट। समझेंगे यहाँ पर ये डिजीज क्या है। द हिंदू का टॉपिक है इंडियन जो ग्रे वॉल्फ है इसने अभी रिसेंटली कर्नाटका में 8 पप्स को यहाँ पर जन्म दिया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। मैं आपको बता दूं इस तरीके के वोल्फ सेंचुरी भारत में कुछ ही वोल्फ सेंचुरी हैं और ये कर्नाटका का इकलौता वोल्फ सेंचुरी है जिसका नाम है भंकापुर वर्ल्ड सेंचुरी। तो यहाँ पर हम जानेंगे वोल्फ्स के बारे में और वोल्फ्स की स्पीशीज़ के बारे में। आई होप आपको यहाँ पर इसको लेकर एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। ये है हमारा आज का इंडेक्स। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर यह है भार्गवास्त्र को लेकर इंपॉर्टेंट खबर। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, आपको सिलेबस की नॉलेज है, ऑनेस्टी के साथ में चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नॉलेज है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सिलेबस और दूसरा है इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थीम के आधार पे ही आपको पता चलेगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं मैं इस पर टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है भार्गवास्त्र की। तो ऐसे दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। आपने थार्ड के बारे में सुना होगा, यूएसए का यहाँ पर ये मिसाइल सिस्टम है। आपने बैराक मिसाइल के बारे में सुना है, ठीक है, जो इजराइल से लिया गया। देन उसके बाद में यहाँ पर आपने सुना है आयरन डोम के बारे में। ये वो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। इसके अलावा आईएनएस अस्त्रधारिणी के बारे में इतने टॉपिक बता चुका हूँ। ये सब को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पास्ट में, चाहो तो एक एक करके सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको। तो अभी नया जो वर्ड है वो चर्चाओं में, भार्गवास्त्र। ये क्या है? ये है हमारा पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम। माइक्रो मिसाइल मतलब छोटी छोटी मिसाइल को दागेगा, लेकिन छोटी मिसाइल आखिरकार किस चीज़ के लिए? छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए, जिसको बोलते हैं स्वार्म ड्रोन्स। सर स्वार्म ड्रोन्स क्या होते हैं? वो ड्रोन्स होते हैं जिससे यहाँ पर कई बार अटैक किए जाते हैं, मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो हमारा ये जो भार्गवास्त्र है ये एक्टिवेट हो जाएगा। दुश्मन के बहुत सारे ड्रोन आ रहे हैं तो एक्टिवेट होकर धड़ाधड़ उन दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में मार के गिरा देगा, लाइक आयरन डोम सिस्टम। लेकिन आयरन डोम सिस्टम बड़ी बड़ी मिसाइल्स को गिराता है, ये माइक्रो लेवल पे काम कर रहा है। तो ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हमने खुद से यानी इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि खुद से बनाया तो है सही, लेकिन इसके डेवलपर हैं कौन? तो दोस्तों इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड की साइड से डेवलप किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी अगर आप देखोगे तो 2.5 किलोमीटर तक के टारगेट को यह हिट कर सकता है। इसके अंदर यहाँ पर यह क्षमता है कि मान लो कोई छोटा सा ड्रोन या छोटी सी फ्लाइंग मशीन आसमान से उड़ती आ रही है, 6 किलोमीटर की दूरी से उड़ती आ रही है, तो उसको ट्रैक कर सकता है। यह हमारा सिस्टम ट्रैक करने के बाद में छोटा मिसाइल दाग के उसको खत्म कर सकता है हवा में ही। अच्छा, ये माइक्रो मिसाइल है तो छोटी छोटी मिसाइल दागेगा तो एक साथ कितनी मिसाइल दाग सकता है? मान लो यहाँ पर 50-60 ड्रोन एक साथ आ रहे हैं तो दोस्तों 50-60 ड्रोन को एक बार में खत्म कर सकता है। ये ताकत है भार्गवास्त्र की, क्योंकि ये सिस्टम लगातार एक साथ लगभग 64 से ज़्यादा माइक्रो मिसाइल्स को फायर कर सकता है। और अच्छी बात है, चाहे कैसा भी टेरेन हो, पहाड़ी इलाका हो या कैसा भी रीजन हो, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है, सभी जगह पे प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और हमारे आर्मी को ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। नाउ क्वेश्चन आता है सर टारगेट्स के बारे में। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे आर्मी एयर डिफेंस के इंपॉर्टेंट टारगेट्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना उस पर हम नज़र कम देते हैं, बड़ी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। नाउ अब छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं उस पर भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है। कौन से ड्रोन? आपसे अगर पूछा जाए कि भार्गवास्त्र किस लिए तैयार किया गया है स्पेसिफिकली, तो अगर ऑप्शन पे स्वार्म ड्रोन प्रेजेंट हो तो स्वार्म ड्रोन को टिक करना, स्वार्म ड्रोन इसका सही उत्तर है। स्वार्म की फुल फॉर्म है स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकन्फिगर्ड मॉड्यूल। ये इसका फुल फॉर्म है। क्या होते हैं? छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं और अपने मिशंस के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। कई बार यहाँ पर जंगलों में जो आग लगती है ना, उसको बुझाने के लिए जो फायर फाइटिंग लिक्विड्स होता है वो लिक्विड्स यहाँ पे इन ड्रोन से छोड़े जाते हैं। कई बार यहाँ पे और भी अलग अलग प्रकार के जो टास्क हैं वो ये ड्रोन पर परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ऐसे छोटे मोटे टास्क के लिए ड्रोन काफ़ी ज़्यादा जाने माने देखने को मिलते हैं। इनको आराम से आप ज़मीन पर रह के कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये ड्रोन्स वर्क करते हैं। लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अटैक करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई हमारे ऊपर अटैक हो रहा होगा तो हमारा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है दोस्तों ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा और अपने थ्रेट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर वैसे मैंने आपको बता दिया है 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में एक एनुअल मीटिंग हो रही है, यानी वो पर्टिकुलर मीटिंग चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और,
याद रखना, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों का टेस्ट होगा, रोज होता है टेस्ट, ये आपको पता है। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, लास्ट में टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज़ में क्यों है ये पता चल गया। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये है रियल डेटा जहाँ से सवाल बनेगा। ये जो बॉडी है इसको 1971 में बनाया गया, याद मत रखो, ये पूछा भी नहीं जाने वाला। हाँ, लेकिन किसने बनाया है, एक जर्मन इंजीनियर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है क्लॉस स्क्वैब। इनके थ्रू यहाँ पर इस बॉडी को डेवलप किया गया। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या जो लीडर्स हो गए, उनके साथ में एंगेज करके यहाँ पे ये वर्क करता है। हमारी इकोनॉमीज को सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के ऊपर यहाँ पर इसका एक मेन फोकस होता है। फिर बात आती है सर इवोल्यूशन के बारे में, ये बना कैसे। तो ओरिजिनली यहाँ पर इसका नाम ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था। जब शुरू में यहाँ पर इसको बनाया गया तो इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। लेकिन बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट कोलैप्स कर गया, अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ पे इस बॉडी का मेन फोकस दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर जाने लगा कि इकोनॉमी के लेकर डिस्कशंस होंगे, इकोनॉमी को लेकर बातचीत होगी बड़े प्लेटफॉर्म पे। इस आधार पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करने लगा। तो सर इन सब सिनेरियोज को देखते हुए 1987 में इसका जो नाम है ये यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम से बदल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे हम इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में सारा का सारा जो डिस्कशन है वो करते हैं। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, 2015 के अंदर में इस बॉडी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तौर पे रिकग्निशन, एक पहचान भी दी गई स्विस फेडरल काउंसिल की साइड से। तो 21 में से 2 पॉइंट और निकल कर आ गए। अब सर आती है यहाँ पर बात फंडिंग की। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम कैसे करता है, बहुत सारे देश हैं जो इसका हिस्सा हैं, वो सब कंट्रीब्यूट भी करते हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो पार्टनर जो कॉरपोरेशंस हैं उनके थ्रू फंड दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करता है। अब आता है एक और सबसे काम की चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी प्रकार की रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, याद रखिएगा। कौन कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ये आपके सामने दोस्तों 6 रिपोर्ट्स के नाम है, इसको रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहली है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, दूसरी है यहाँ पर ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, तीसरी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, चौथी है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, पांचवी है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट एंड छठी है ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ये 6 के 6 रिपोर्ट्स के नाम आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए कि हाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। बाकी कुछ और छोटे छोटे ऑफिस भी इन्होंने बना रखे हैं, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। जापान के अंदर क्वेश्चन बन जाए क्या केवल इसका एक ही हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर के साथ साथ ऑफिस भी है। आपको याद होगा टोबैको बोर्ड को लेकर ऐसी क्वेश्चन बन गया था, है ना, और प्रीलिम्स के अंदर में इस तरीके से लोग शॉक हो गए थे, यार ये पूछ कहाँ से लिया। उसके ऑफिस के बारे में पूछ लिया हेडक्वार्टर के साथ साथ। तो हेडक्वार्टर तो आपको पता चल गया जेनेवा स्विट्जरलैंड। बाकी इसके ऑफिस कहाँ पे है, एक न्यूयॉर्क में है, दूसरा सैन फ्रांसिस्को, ठीक, मतलब न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को यूएसए में ही है, फिर बीजिंग चाइना में भी है और जापान के अंदर भी इसका एक ऑफिस है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से डेवोस की ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स, जैसे जैसे ये मंच सेट होता है 3000 पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशंस होते हैं। इन पार्टिसिपेंट्स में कौन होगा भाई, इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है तो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सब बैठ के बातचीत करते हैं इकोनॉमी को लेकर। तो ये दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर पूरी तरह से हमने जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं सब एक जगह पे निचोड़ डाली हैं। पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप आराम से यहाँ पर उसको सॉल्व कर पाओगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो कहोगे ऐसा क्यों, आइए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2017 में यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बताइए इन चारों में से वो कौन सी बॉडी है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पब्लिश करता है। 2017 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है, कि भाई 2009 2005 का क्वेश्चन हो, नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी 5 रिपोर्ट को पब्लिश करता है ना। ये बाकी यहाँ पर 5 रिपोर्ट्स हो गई, इसलिए बोला था मैंने रिपोर्ट्स के नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अब देखते 2009 का, अब तो ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कैसे लगातार क्वेश्चन बने हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे क्लॉस स्क्वैब, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। फिर एक और क्वेश्चन 2019 में, बिल्कुल एक और लेटेस्ट क्वेश्चन, अगेन फिर से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को लेकर क्वेश्चन बन गया। इससे पहले जेंडर गैप को लेकर सवाल बन गया है, उससे पहले यहां पर आप देख पाएंगे कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को लेकर सवाल बन गया है।
अब दोस्तों बाकी 4 रिपोर्ट्स बची हैं, तो इसके नाम याद रखना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसके आधार पर आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट की बात आएगी तो अगेन ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही यहाँ पे पब्लिश करता है। दैट्स इट। चलिए इसी तरीके से अगले आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन अगले आर्टिकल बढ़ने से पहले अगर आप सोच रहे होंगे सर ये पीडीएफ तो बहुत शानदार सा लग रहा है, इसमें क्वेश्चंस भी एडेड हैं और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, हर एक चीज़ को फोटोज़ के माध्यम से भी समझाया गया है, जहाँ पे फोटोज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पर इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको एक पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और ये जो पेड ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा कम फी पेमेंट में आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाता है और इस ग्रुप के अंदर में आपको डेली बेसिस पे ये पीडीएफ मिलते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें आपके डेली बेसिस के करंट अफेयर्स होते हैं। जैसा अभी हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में तो वो क्वेश्चन लगा दिए गए, डार्क ऑक्सीजन के बारे में, स्कॉट मिशन के बारे में, फिर उसके बाद इस गन के बारे में। अब गन के बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल है फोटोज़ के अंदर में तो वो फोटोज़ यहाँ पर मैंशन कर दी गई है। कहीं पर मैपिंग की ज़रूरत है तो वो मैपिंग, दोस्तों कहीं पर भी कंजूसी नहीं की गई है, फोटोज़ भले ही कितने भी आए सब कुछ ऐड करे गए। ज़्यादा मैपिंग की ज़रूरत है तो वो मैपिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, एक ही पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए वो लगा दिए है ना, टर्मरिक बोर्ड के साथ में ये आप देख पाएंगे। ऐसे यहाँ पर इसको लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछे गए वो यहाँ पे लगा दिए, सब कुछ कंप्लीटली एक ही जगह पे। अब इस पीडीएफ को पाने के लिए ये ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट केवल है 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और डेली ऐसे पीडीएफ्स मिलते हैं हिंदी इंग्लिश में। और मैं आपको बता दूं, आप अगर ये ग्रुप आज ज्वाइन भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आज से पीडीएफ मिलने शुरू होंगे। आज ज्वाइन करोगे पुराने सारे पीडीएफ्स आपके पास में आपके हाथ में होंगे, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इंस्टेंटली आपका अमाउंट रिकवर हो जाने वाले हैं, बेनिफिट्स लगातार मिलते रहेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर उसको चेक कर लीजिएगा और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद इन्वेस्टमेंट कर लेना। व्हाट्सएप पे ये नंबर है, फिर से बोल रहा हूँ 8534873368। इस नंबर पर यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए वापस ट्रैक पर आते हैं और हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलो कवर कर लिया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डार्क ऑक्सीजन। ये क्या है सर, हुआ क्या? हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने समुद्र के अंदर, स्पेशली हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन की, समुद्र की गहराई के अंदर ऑक्सीजन को देखा। कहोगे तो ऑक्सीजन नहीं हो सकती क्या? ऑक्सीजन हो सकती है ठीक है, लेकिन बिना सनलाइट के ऑक्सीजन ये कैसे हो गया? यही तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हुआ क्या एक्चुअली में, पैसिफिक ओशन के अंदर में कुछ पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स पाए गए। इस तरीके के पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स हैं दोस्तों, और ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को बना रहे हैं विदाउट सनलाइट। ये विदाउट एनी लाइट को ऐड करना जरूरी है दोस्तों, बिना लाइट पहुंचे यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूं डिटेल से, सो डोंट वरी। इसको लेकर यहां पर भी स्टडी हो रही है। तो आपसे पूछा जाए डार्क ऑक्सीजन क्या है, बताइए। हाल ही में टर्म न्यूज में थी। तो डार्क ऑक्सीजन एक ऐसी ऑक्सीजन है जिसको समुद्र के अंदर हजारों फीट गहराई में प्रोड्यूस किया जाता है बिना किसी लाइट या बिना किसी फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, अब ये क्या है सुनिए। अब जैसे आज यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे कार्बन बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? मेनली यहाँ पे हमारे प्लांट से, पेड़ पौधों से आ रही है। अब वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन बना कैसे रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन बना रहे हैं उनको हम पानी देते हैं, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सनलाइट की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिला इस पौधे को, इससे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की साइकिल शुरू हुई। ये पौधा हमको ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके देगा। दैट मीन्स लाइट की रिक्वायरमेंट। और पानी के अंदर अगर आप जितनी ज़्यादा गहराई में, हज़ारों फीट गहराई की बात हो रही है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, समझ रहे हैं, वहाँ पे लाइट का पहुँचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो उस पर्टिकुलर केस में वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे बना, इसी को तो लेकर स्टडी हो रही है। तो अभी तक यह माना जाता था कि ऑक्सीजन केवल और केवल फोटोसिंथेसिस से बन सकती है, यानी सनलाइट के बिना ऑक्सीजन नहीं बन सकती। अभी तक हमको यह पता था, लेकिन अब इस बड़ी रिसर्च ने यह बताया समुद्र के अंदर भैया प्लैंकटन होते हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होती हैं, एल्गाई होती है, कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर गहराई में जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये कैसे भाई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है बिना किसी प्लांट्स के। अब बिना किसी प्लांट के तो भाई यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, ऑल्टरनेट चीज, जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही होगी।
तो वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, वो ऑरिजिनेट हो रही है पॉलीमेटेलिक नड्यूल से। पॉलीमेटेलिक नड्यूल दोस्तों इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ऐसे कोयले की तरह ये नजर आता है, कोयले की तरह छोटी छोटी गांठें हैं और ये समुद्र की गहराई में प्रेजेंट है। समझ गए। अब क्या होता है, इन नड्यूल्स के अंदर में बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, लिथियम, ये सब चीज़ें भर भर के प्रेजेंट है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी होती है, मतलब लाइट वहां पे नहीं पहुंच पा रही है, लाइट नहीं पहुंच रही है, फिर भी इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी हो रही है। इस प्रोसेस से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जिससे ऑक्सीजन वहां पे मिल जाती है। तो ये नई रिसर्च, ठीक है। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के सेक्शन में लिख देना इसे। चलिए अगली खबर पर आते हैं। यहां पे डिस्कशन हो रहा है स्कॉट मिशन के बारे में। ये क्या है, देखो मैंने जैसे कि इसके बारे में इंडेक्स आपको बता ही दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टार्टअप कंपनी है जो स्पेशली स्पेस वाले सेक्टर में काम कर रही है, जिसका नाम है दिगंतरा। तो उन्होंने अपना एक बहुत ही शानदार से शुरुआत की है एक मिशन के साथ में, जिसका नाम है स्कॉट मिशन। स्कॉट की फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। एक कैमरा बेसिकली अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पर जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ है उसको ट्रैक किया जा सके, ताकि भविष्य में आप कोई मिशन लॉन्च करो तो मिशन किसी से टकराए ना, सक्सेसफुली यहाँ पर आप अपने मिशन को लॉन्च कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर एक हाई क्वालिटी का जो कैमरा है वो यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सैटेलाइट है, ध्यान में रखिएगा, जो बेसिकली यहाँ पर इस दिगंतरा ने तैयार किया है, भारत के स्टार्टअप ने। ये किससे लॉन्च करवाया है, स्पेस एक्स की कंपनी, वही यानी यूएसए की कंपनी है, यूएसए के रॉकेट से यहाँ पर इसको लॉन्च करवाया गया। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा, अंतरिक्ष के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेशली नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, उसी को यहाँ पर ट्रैक करने के लिए, उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए ये हमने मिशन को तैयार किया है। ये कहाँ पे तैनात किया जाता है, हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, जहाँ पे जो सन है दोस्तों उस लाइन में आता है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे हम इसको डिप्लॉय करते हैं ताकि यहाँ पे जो हमारे दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो, बेसिकली उसको वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्व करके हमें इंफॉर्मेशन भेज सके। तो क्वेश्चन ये आएगा, ये तो पुराना ही कॉन्सेप्ट है ना, फिर आज भी तो ऐसे बहुत सारे कैमरा अवेलेबल हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में दोस्तों ये जो यहाँ पर कैमरा हमने तैयार किया है, स्कॉट मिशन, नाम ही स्कॉट है, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे अच्छे, मतलब कैसा भी वेदर हो, वेदर चेंज होता रहता है, तो हर किसी प्रकार के वेदर में यहाँ पर ये बेहतरीन तरीके से काम करने की कह सकते हैं कैपेबिलिटी रखता है। इसके कोई जोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है, अपनी सर्विलांस को बढ़ा सकता है। और बेसिकली कैमरे का ये मेन पर्पज़ होना चाहिए, मान लो कोई छोटी से छोटी चीज़ है वो कैमरे की नज़र से ना बचे, ये ताकत है इसके अंदर। 5 सेंटीमीटर से भी छोटी चीज़ को यहाँ पर ये ट्रैक कर पाएगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि भविष्य में कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है स्पेस के अंदर में तो वो सेफ तरीके से कर सके। हमारे पास में पहले से ही जानकारी है कि हाँ स्पेस में कहाँ कहाँ पे जंक प्रेजेंट है। अब इस पूरे दिगंतरा स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए आदित्य बिरला वेंचर्स और सिडबी भी यहाँ पर तैयार है, इन्होंने यहाँ पर इसको सपोर्ट किया है। दिगंतरा के साथ साथ 2 और इंडियन स्पेस स्टार्टअप ने अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाई है स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के साथ में, जो बेसिकली यूएस के कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। तो एक तो यहाँ पे आपका स्कॉट वाली सैटेलाइट हो गई, दूसरी पिक्सल है और तीसरी एक्सडी लिंक्स सैटेलाइट है, इसको भी यहाँ पे लॉन्च करवाया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों आपकी जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे बात हो रही है ट्रोजन गन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर लेना प्लीज। जहाँ पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो समझ जाना बहुत काम का है वो। ये है दोस्तों यहाँ पर ट्रोजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसको इधर से उधर टो कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। एक लंबी सी यहाँ पर इसके अंदर में बैरल का इस्तेमाल किया गया है और खतरनाक तरीके से अटैक कर सकता है। इस सिस्टम को यहां पर किसने बनाया है? भारत और फ्रांस ने मिलकर साथ में तैयार किया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए कि बताइए ट्रोजन गन हाल ही में न्यूज में था, ये इंडिया ने किस देश के साथ मिलकर बनाया? फ्रांस के साथ मिलकर बनाया। और अब यहां पर आर्मेनिया हमसे परचेज कर रहा है। आर्मेनिया कह रहा है कि भैया मुझे ये सिस्टम चाहिए, हम कह रहे हैं ठीक है ले लो। अब एजरबाईजान नाराज है क्योंकि आर्मेनिया एजरबाईजान आसपास के पड़ोसी देश हैं, इनके बीच में वॉर चली है। तो एजरबाईजान नाराज हो गई कि भाई क्यों हथियार दे रहे हो आर्मेनिया को। एजरबाईजान तो पहले कमेंट कर ही चुका है कि भारत फ्रांस मिलकर इस मामले को और गंभीर कर देंगे क्योंकि वो हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मेनिया को, समझ रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव से भी रेलिवेंट टॉपिक है। तो खबर तो आपको समझ में आई। अब जरा यहाँ पर ये जान लेते हैं सर ये ट्रोजन गन है क्या। जैसा आपको देखने को मिला फोटो में 155 mm का बैरल है,
मतलब 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसको किसने बनाया है? इंडिया, फ्रांस ने। लेकिन किसने? भारत की लार्सन एंड टूब्रो हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए है ना। अब लार्सन एंड टूब्रो के अलावा यहाँ पर बाद में फ्रांस की साइड से KNDS है। तो इन दोनों ने जॉइंटली साथ में मिलकर इसको डेवलप किया है। अब बात आती है यहाँ पर, इसमें हमने बहुत सारा इंडिजीनियस कंपोनेंट का यूज़ किया है, यानी भारत का बहुत सारा सामान इस्तेमाल हुआ है। चाहे इसके ऑक्सिलरी पावर यूनिट हो, कंट्रोल पैनल्स हो, रोलिंग गियर असेंबली हो, ये इंडिया ने डेवलप की है। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर से ज़्यादा की, और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के बॉम्ब्स का इसमें यूज़ करते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितनी दूर जाता है। डिज़ाइन की बात करेंगे तो कह सकते हैं ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है जिसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि नीचे पहिए वगैरह लगा रखे हैं जैसे मैंने आपको बताया। इस वजह से जो टोड वर्ड है वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसमें ऑटोमेटेड लोडेड सिस्टम का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। और चाहे कैसा भी रीजन हो, मान लो कोई पहाड़ी रीजन हो, या कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर झाड़ वगैरह है, या कोई हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है, वहाँ पर भी आराम से दोस्तों यहाँ पर ये गन सिस्टम परफेक्टली परफॉर्म करेगा। ये इसके बेनिफिट्स हैं, समझ गए। चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे हमारी GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के लिए रिलेवेंट है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पर बात हो रही है हेमीगोबियस होवेनी एंड म्यूगिलोगोबियस तिग्रिनिस के बारे में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट बॉडी, इसके शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने इन दो मछलियों की प्रजातियों को डिस्कवर किया है। क्वेश्चन है कहाँ पे डिस्कवरी हुई है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवरी हुई है। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर इन मछलियों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है केवल वो बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मछलियों की प्रजातियां हैं ये गोबी फिश हैं। देखिए फिशेस में अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, और ये वाली स्पीशी है गोबी स्पीशी। गोबी स्पीशी की अपने आप में कुछ खास बातें हैं, वो आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आज से पहले कभी भी आंध्र प्रदेश में ये फिश नहीं देखने को मिली है। फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश में डिस्कवर की गई है, इस वजह से न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में रहने का जो रीज़न है वो बहुत सॉलिड है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर में। ये जो यहाँ पर M तिग्रिनिस है, इसको ज़्यादातर इंडिया के अंदर में वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे देखा जाता है। पहली बार यहाँ पर इसको ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे देखने को मिला है, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर में। अब आपको पता है हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, ये बेसिकली यहाँ पर ईस्टर्न साइड है, ये हमारा वेस्टर्न साइड है। इसमें ज़्यादातर मैंग्रोव रीजन देखोगे तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, मतलब मैंग्रोव्स वो पेड़ जो हमने समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर महानदी मैंग्रोव्स हैं, सुंदरबन मैंग्रोव्स है, जगह जगह पे आपको मैंग्रोव्स नजर आएंगे। तो मैंग्रोव्स के पास में ही एस्टुअरी प्रेजेंट। एस्टुअरी क्या होती है? एस्टुअरी बेसिकली यहाँ पर एक नदी आ रही है और ये है आपका समुद्र। मान लो यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, इसको इधर ड्रॉ करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती हुई आ रही है, और सर वो नदी यहाँ पर एक बड़े से समुद्र में गिरनी है। आगे यहाँ पे मान लो ये समुद्र है, तो जब नदी आती है तो इसका नदी का जो माउथ वाला हिस्सा है आगे, ये वाला माउथ वाला हिस्सा, जब आगे समुद्र में ये मिलने वाली है, कुछ पानी यहाँ पर नदी मिल रही है, कुछ यहाँ पे रिवर वाटर है, और समुद्र का कुछ खारा पानी यहाँ पे मिल रहा है, इसी पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं एस्टुअरी। तो इसी एस्टुअरी वाले हिस्से में ज़्यादातर ये जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए जो गोबी फिश होती है ना, ये वाली स्पीशी वाली जो फिश होती हैं, ये इकोसिस्टम में थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए जानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दूसरी और स्पीशीज़ को यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मछली है जो कार्निवोर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो गोबी फिश होती हैं ये कार्निवोरस होती हैं, यानी दूसरे और छोटी छोटी मछलियों को खाने का ये काम करती हैं, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है? आज के समय पर ज़्यादातर कंट्रीज़ में स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में ये पाई जाती हैं। और कलर वगैरह यहाँ पर आप लोग देख लिया है, वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो बैलेंस उसको बना के रखती है। कुछ छोटी छोटी प्रजातियाँ हैं मछलियों की जिनकी आबादी ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम इन्हीं मछलियों को होता है। ये दोनों मछलियाँ जो गोबी फिश की प्रजातियाँ हैं, ठीक। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। म्यूसी रिवर चर्चाओं में दोस्तों, GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाल ही में म्यूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग, ये कुछ बिल्डिंग्स हैं हैदराबाद में प्रेजेंट हैं, इनको 2025 के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच के अंदर में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले तो हमारे एग्जाम के लिए म्यूसी रिवर काफ़ी चर्चाओं में है, तो ज़रूरी भी है भाई पढ़ना। चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, ऐसी वेरियस रिवर्स हो, इसको लेकर UPSC क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो म्यूसी नदी हमारे तेलंगाना के जो राज्य है तेलंगाना स्टेट, वहाँ पे बहती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो बड़ी नदी आपको दिखाई दे रही है कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर इस तरीके से बहती है और आकर वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसी कृष्ण नदी में दोस्तों यहाँ पर ऊपर से आप देख पाएंगे जो मूसी नदी है वो आती है और आके कृष्ण नदी में मिल जाती है। अब मूसी नदी कृष्णा नदी में मिलती है,
यानी कृष्ण नदी को आगे सहायता मिलती है म्यूसी नदी से। तो म्यूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अब सहायक नदी है मतलब सहायक नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, म्यूसी इज द ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक, इसके कोर्स की बात करेंगे तो मूसी नदी दोस्तों ऊपर पहाड़ियों से अनंत जो गिरी हिल्स हैं वहां से बनकर आती है, फिर बहते हुए सीधा वो किस में मिल जाती है, कृष्ण नदी में मिल जाती है। जो मूसी नदी है ये दो अलग अलग नदियों से मिलकर बनती है, एक है एसी और दूसरी है म्यूसा। ठीक है, दो छोटी छोटी और वाटर स्ट्रीम्स हैं जिसको बोलते हैं रिवुलेट्स। तो ये दोनों आपस में मिलती हैं, दोनों मिलकर मूसी नदी को बनाती हैं। फिर वो मूसी नदी जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में वजीराबाद के पास। जब वो मिल जाती है तो वो ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है। समझ रहे हैं? तो ये कहानी हो गई। बाकी मूसी नदी के ऊपर में दो इंपॉर्टेंट डैम है, एक हिमायत सागर, दूसरा है ओस्मान सागर। ठीक है, कई बार डैम्स के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मूसी नदी की तो कहानी आपको पता चल गई। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स प्रेजेंट है उसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच के अंदर में कवर किया गया। सर ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच क्या होता है? इसमें दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या ऐसी जगह को कवर किया जाता है जो थोड़े रिस्क में है। मान लो कोई ऐसी बिल्डिंग थी आसपास, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा, जैसे जैसे लोग वहाँ पे घूमने गए उस एरिया का बुरा हाल हो गया। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या गर्मी बढ़ने की वजह से यहाँ पर वो एरियाज डैमेज हो गए, या कोई और नेचुरल डिजास्टर आ गया उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर उन बिल्डिंग्स को या उन इंपॉर्टेंट साइट्स को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में कवर किया जाता है। तो क्या भारत में केवल और केवल ये म्यूसी रिवर, ये जो बिल्डिंग्स हैं, केवल इनको ही कवर किया है? इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ नहीं है जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में हो? तो दोस्तों इसके अलावा भी है गुजरात का जो भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम है, इसको भी इसमें कवर किया गया है। उसके साथ साथ 25 और भी जगह जगह के अलग अलग स्थल हैं, अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पे वाटर क्राइसिस को लेकर एक बड़ा रिस्क होता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर रिस्क है, वो भी इस लिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर इंडिया की एक और इंपॉर्टेंट साइट गुजरात का भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, ये भी प्रेजेंट है। बाकी ये जैसे हम बात कर रहे हैं म्यूसी रिवर की, तो म्यूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग भी इसके अंदर में प्रेजेंट है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहां पे बात हो रही है न्यू संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने सिटीजन को फोकस करते हुए दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को लॉन्च किया। पहली चीज़ है यहाँ पर आपका संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले हम बात करते हैं न्यू संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आराम से जो इंसान है वो वर्क कर सकता है। वर्क करने का मतलब क्या है, उसको अपना जो टेलीकॉम सर्विस ले रहा है, उस टेलीकॉम सर्विस के अंदर में कोई पर्टिकुलर इशू है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर बात करनी है, तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर वो चीज़ें बदल सकता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, कई बार इन मोबाइल फ़ोन से सिम पे फ्रॉड कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स की वजह से बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो उससे लड़ने के लिए भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया। और ऐसे टेलीकॉम फ्रॉड से बचने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसा आपको पता होगा पीएम वानी शुरू किया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट हो गया, टीटीडीएफ हो गया, उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल जो साक्षरता अभियान है वो हो गया। तो अभी जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यू संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन की, इस एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या होगा सर, इसके फीचर्स क्या हैं? तो इस एप्लीकेशन का सबसे पहला फीचर है दोस्तों यहाँ पर चक्षु रिपोर्टिंग सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन। क्या कहना है इसमें? क्या है कि जो यूज़र है, आप और मैं जैसे हम लोग यहाँ पर अलग अलग सिम को यूज़ करते हैं, तो कोई कॉल और एसएमएस को लेकर कंप्लेंट्स हैं, किसी पे शक है ना, तो बेसिकली आप उसको वहाँ पर रिपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, कोई सिटीज़न है ना, और वो यहाँ पर अपने सभी मोबाइल कनेक्शंस को मैनेज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन चुर गया है, ठीक है, या कहीं से ब्लॉक हो गया है, तो बेसिकली यहाँ पर उसको ट्रैक करने का काम, उसको रिकवर किया जा सकता है इस एप्लीकेशन पे। ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर इस एप्लीकेशन के मिल जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपका नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को भी शुरू किया गया। तो इससे पहले यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 चला हो गया, वो पहला वर्जन था, ये दूसरा वर्जन है। अब ये दोनों ही वर्जन दोस्तों हमारा जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018 की, उसका हिस्सा है। क्योंकि आप बात करें ब्रॉडबैंड की, यानी इंटरनेट की, वाईफाई कनेक्शंस की, ऑप्टिकल फाइबर वाले कनेक्शंस की, तो हमारा मेन पर्पस क्या है, आज हम डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट सभी लोगों को है। तो ये जो पर्टिकुलर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, इसका मेन पर्पस क्या है, भारत को एक नए एरा में एंटर करवाना है ना। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है, उसमें इंडिया को और सपोर्ट करना।
इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? तो ये आपका जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 है, इसका सबसे पहला बेनिफिट है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करना। यानी जगह जगह पे अब वाईफाई की जो केबल चल रही है, उस फाइबर केबल को एक्सपैंड करना, एक्सटेंड करना। ये फाइबर केबल हम लगभग 2.70 लाख गाँव तक पहुंचाना चाहते हैं 2030 तक। ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि अलग अलग गाँव में हम 3 लाख गाँव तक ले जाना चाहते हैं, ये इंटरनेट पहुँचाया जा सके। और ये हमारा टारगेट 2030 तक हमें करना है। और अभी तक ये 250,000 गाँव तक पूरा हो पाया, तो बहुत सारे गाँव अभी यहाँ पर कवर करने हैं। तो ये जो इंटरनेट का कनेक्शन है गांव गांव तक पहुंचाने के अलावा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे गांव के स्कूल हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गई, पंचायत ऑफिस हो गए, वहाँ तक भी सभी जगह पे इंटरनेट पहुंचाना है, जिससे डिजिटाइजेशन होगा, काम करने में आसानी होगी, मैपिंग करने में आसानी होगी, बिजनेस करने में आसानी होगी। तो लोगों की जो लाइफ है, जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ है, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देगा। दैट्स इट। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड का कर दिया है उद्घाटन, वो भी नई दिल्ली में है। तो सर ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड है क्या? आइए मैं बताता हूं। टर्मरिक, हम बात कर रहे हैं हल्दी की। तो हल्दी की जब बात होती है तो इंडिया आज दुनिया का 70% हल्दी का प्रोडक्शन करता है। तो सर इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो हमारे पास में एक बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि चाय की पत्ती को हैंडल करने के लिए बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, कॉटन बोर्ड है, शुगर केन के लिए बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है, रबर बोर्ड है। ये सब वो बोर्ड्स हैं जहां से क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। 2022 में टी बोर्ड को लेकर पूछा, समझ रहे हैं ना। और ये तो टर्मरिक बोर्ड नया नया फॉर्म हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो बोर्ड बनाया जा रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है? जितने भी हमारे मसालों को मैनेज करने के लिए बोर्ड्स हैं, उनके साथ मिलकर हमारे टर्मरिक सेक्टर को डेवलप करने का काम होगा। भाई सिंपल सा देखो, एक चीज़ है, वो क्या है? कॉफ़ी बोर्ड क्यों बनाया गया? ताकि भारत के कॉफ़ी सेक्टर को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। टर्मरिक बोर्ड को क्यों बनाया जा रहा है? ताकि टर्मरिक सेक्टर को और ग्रो कर सके। अब जब हमने और ग्रो करना है तो हमने क्या किया? एक बोर्ड बना दिया। अब उस बोर्ड में यहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं उसको हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, सेक्रेटरी जो है उसको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर चेयरपर्सन सेक्रेटरी तो हो गए, ये मेन पर्सन है। उसके अलावा इसमें कुछ और सदस्य भी होते हैं, वो अलग अलग मंत्रालयों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सब हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आने वाले मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स हैं। इनसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो यहाँ पर इस टर्मरिक बोर्ड में वर्क करते हैं। उसके अलावा कुछ और भी राज्य, क्योंकि भाई टर्मरिक की जब बात हो रही है, आपने उसके लिए बोर्ड बनाया है, तो स्पेशली उन राज्यों को तो देखिए जिस राज्यों में सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन होता है। अब जिस राज्यों में सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन होगा उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई वही तो जिम्मेदार हैं जिस वजह से यहाँ पर आज हम ये बोर्ड बना रहे हैं। तो टर्मरिक ग्रोइंग स्टेट्स में महाराष्ट्र, तेलंगाना, मेघालय, ये स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनका भी रिप्रेजेंटेशन हमारे इस टर्मरिक बोर्ड में होगा, और ये रोटेशनल बेसिस पे होगा। कभी मेघालय अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, कभी तेलंगाना, कभी महाराष्ट्र, तो कभी कोई दूसरा स्टेट। ठीक, तो ये इसके मेंबर्स और कॉम्पोजिशन की बात हो गई। अब ये जो बोर्ड जब तैयार हो जाएगा तो इसके फायदे क्या होंगे? जैसे मैंने आपको बताया, इस बोर्ड का मेन काम क्या होगा? जो भी यहाँ पे हमारा टर्मरिक सेक्टर है, हल्दी का जो पूरा क्षेत्र है, इसके ऊपर में फोकस करना, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में यहाँ पे काम करना, इसमें नए वैल्यू एडिशन के ऊपर में फोकस करना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है इसको लेकर अवेयर करना, टर्मरिक के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, इसके लॉजिस्टिक्स को और ज़्यादा एनहेंस करना, इंटरनेशनल मार्केट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करना, क्वालिटी को इंश्योर करना, ताकि एक अच्छी हल्दी यहाँ पर हम दुनिया को दिखा सकें। तो इसलिए यहाँ पर यह तैयार हुआ। अब इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना के अंदर निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर तैयार हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना फोकस हम क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न है टर्मरिक का स्टेटस। ध्यान रखिए, इस बार कोकोनट को लेकर क्वेश्चन बन गया था, याद है? सॉरी, कोकोनट कह रहा हूँ, कोकोआ पाउडर को लेकर क्वेश्चन बन गया था, और जो आपको थोड़े दिनों पहले ही पढ़ाया था। अब सर कोकोआ के अलावा टर्मरिक का भी स्टेटस जान लीजिए, क्योंकि पैटर्न वही कहता है कि पढ़ना चाहिए आपको, सिलेबस आपका कहता है पढ़ना चाहिए। तो टर्मरिक को कई बार हम क्या कहते हैं? गोल्डन स्पाइस। भारत के अंदर में गोल्डन स्पाइस के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर में बहुत सारा इकोनॉमिक पोटेंशियल है। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आज इंडिया जो है
70% दुनिया का टर्मरिक प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया का 70% प्रोडक्शन अकेले करना बड़ी चीज़ है। जिसमें हमारे देश में जो हल्दी है, ऐसा थोड़ी है हल्दी सब एक ही है, इसकी 30 अलग अलग वेराइटीज़ हैं। आज भारत में 4 इंपॉर्टेंट राज्य है जो सबसे ज़्यादा टर्मरिक को प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा, ये चारों के चारों आपके सदर्न साइड में नजर आएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र को फिर भी अगर हम छोड़ें तो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और ये सदर्न स्टेट्स में काउंट होंगे। लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स की हम बात करेंगे, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें बांग्लादेश, यूएई, यूएसए, मलेशिया, इन देशों को सबसे ज़्यादा हल्दी बेची जाती है। तो ये बात हो गई यहाँ पर इसके स्टेटस की। नाउ सर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही है साडा के बारे में। सेडा कह लो, साडा कह लो, सादा कह लो। अब ये एक टर्म है जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज़ में कवर की गई, क्योंकि ये जो साडा वाला हमारे रेंज लैंड्स हैं, यानी जो ये ज़मीन है वो तेज़ी से चेंज हो रही है। यहाँ पे लोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ है। अच्छा है क्या साडा, ज़रा ये बताइए। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? साडा एक ऐसा फ्लैट टॉप रीजन है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ है, जहाँ की मिट्टी वगैरह पूरी तरह से हट चुकी है, वो एरिया बंजर सा हो गया है, एक फ्लैट सा एरिया वो यहाँ पर बन चुका है, उसको बोलते हैं साडा। ऐसा रीजन दोस्तों आज हमारे महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पर ये मैप देखेंगे तो ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये वेस्टर्न साइड वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है कोंकण रीजन। ठीक है, ये आप कोंकण क्या, मुंबई का ये वाला हिस्सा देखेंगे, यहाँ पे रत्नागिरी आपको नजर आएगा, रत्नागिरी के आसपास का रीजन इसी तरीके से यहाँ पर साडा रीजन से घिरा हुआ है। साडा बेसिकली यहाँ पर बंजर सी ज़मीन आपको वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सर क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या वो हमेशा बंजर रहेगी? नहीं, साडा जो है साल में ज़्यादातर वो ज़मीन बंजर पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही मानसून आएगा, जैसे ही बरसात होगी, वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि हरियाली सी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो जगह है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एंडेमिक फ्लोरा की स्पीशीज़ मानसून के समय पर देखने को मिलती है। काफ़ी सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ अलग अलग प्रकार की, एनिमल्स की प्रजातियाँ अलग अलग प्रकार की यहाँ पे नजर आती हैं। मिट्टी की बात करेंगे तो लेटराइट सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर यहाँ पर वो कैच करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इस ज़मीन के माध्यम से, और वो सब हो पाता है बरसात के समय पर। तो बरसात के समय पर यहाँ पे हरियाली हमको थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई फ्लोरा की बात करेंगे तो बहुत सारी अलग अलग ऐसे यहाँ पर दूसरी स्पीशीज़ है जो यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी कि प्लांट्स की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो केवल यहाँ पे पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे फौना में तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स, इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो साडा रीजन क्या होता है ये समझ गए। देखो यूपीएससी की ने 2014 में सीडीएस में, सीडीएस 2020, एनडीए 2019, सीडीएस 2023 ऐसे ही लैंड फॉर्म्स को लेकर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि बताइए भाई ये लैंड फॉर्म जो विंड एरोजन से बनता है वो कौन सा, कि वो क्या कहलाता है, ज़ुइगन कहलाता है वो। इसी तरीके से आपसे बन सकता है क्वेश्चन, एक फ्लैट टॉप जो यहाँ पर लंबे समय से वहाँ पे इरोजन हो रहा है, उसके बाद वो क्या कहलाता है, वो साडा रीजन कहलाता है, यानी लार्ज फ्लैट एरिया। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज़ॉम्बी डियर डिजीज। जीएस पेपर नंबर 2 डिजीज वाले सेक्शन में लिंक कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका में ज़ॉम्बी डियर डिजीज के बहुत सारे जो केसेस हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं, जिस वजह से ये चर्चाओं में। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है अपनी चिंता व्यक्त ये कर रहे हैं, वैसे अभी तक तो ये वाली बीमारी केवल हिरणों में ही फैलती है, हिरण की दूसरी प्रजातियों में फैलती है, लेकिन इंसानों में भी ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है। इसको लेकर यहाँ पर ये चिंता व्यक्त की गई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो सर ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ है क्या, आइए बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़। प्राइमरीली जो हिरण हो गए, एल्क हो गए, मूस हो गया, रेंडियर हो गया, इनकी प्रजातियों को बुरी तरह से यहाँ पर ये बीमारी इम्पैक्ट करती है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो कारण है यहाँ पर एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन, नाम है इसका प्रायन। ठीक है, इस प्रायन की वजह से ये बीमारी लगातार फैलती है। प्रायन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये आपके मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर भी यहाँ पर ब्रेन में बहुत बड़े डैमेज करता है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोटीन है जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर जब ये पहुंचेगा तो ब्रेन की जो टिश्यूज़ होती हैं उसके अंदर में छेद कर देगा। जैसे ये छेद कर देगा, आपको यहाँ पर ब्रेन से संबंधित जो डिसफंक्शंस है वो यहाँ पर देखने शुरू मिल जाएंगे। तो ये कारण होता है, और ध्यान में रखिएगा कारण क्या है इसके पीछे का, इन्फेक्शियस प्रोटीन, नाम है इसका प्रायन।
जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ फैलती है। इसके ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो सर ये कैसे फैलती है, तो वैसे तो इसको हाईली कंटेगियस माना गया है कि हाँ आराम से बीमारी फैल सकती है बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से, उस जानवर के सलाइवा से, उस जानवर के मल से, उसके ब्लड से, यूरिन से ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, एक बार यहाँ पर ये जो प्रायन है ये किसी को इन्फेक्ट कर देता है तो लंबे समय से यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब उसको काफ़ी समय लग जाता है लक्षण दिखाई देने में, क्योंकि इस डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 18 से लेकर 24 महीने के आसपास है। तो 18 से 24 महीने बाद यहाँ पर लक्षण नजर आएंगे। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं। लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं, लगातार उस जानवर का वेट लॉस होता हुआ नजर आएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इंसानों से डर लगना उससे बंद हो जाएगा, है ना। ड्रिंकिंग की जो कह सकते हैं प्यास है स्पेशली वो ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन ज़्यादा लगेगा, सलाइवेशन यानी कि जो लार वगैरह वो ज़्यादा गिरनी शुरू होगी। ये कुछ यहाँ पर इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। ये ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ के दोस्तों यहाँ पर लक्षण है, सिम्टम्स है, ध्यान में रखिएगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसके ट्रीटमेंट की, सर इसका उपाय क्या हो सकता है। देखिए वैसे तो इसको माना जाता है एक फेटल डिसीज़ है, जानलेवा बीमारी, अगर एक बार जानवर को इफेक्ट कर गई तो वो जानवर बेसिकली यहाँ पर मरेगा ही मरेगा, मतलब उसकी जान जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पर उस जानवर की जान जाने वाली है क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, उस जानवर को बचाया नहीं जा सकता, ना ही कोई वैक्सीन है ना कोई ट्रीटमेंट है। अब बात यहाँ पर क्या है, क्या ह्यूमंस में ये बीमारी फैल सकती है। वैसे अभी तक कोई भी कंफर्म केसेस यहाँ पर इसके नज़र नहीं आए, बट ट्रांसमिशन पॉसिबल है। इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज के समय पर थोड़ा सा चिंतित हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे भर्गवास्त्र को लेकर ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे पहला आर्टिकल यही कवर किया था हमने, जो बेसिकली थंबनेल वाला आर्टिकल था। चलिए अब आती है यहाँ पर एक स्पाइडर की स्पीशी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाम है इसका सिडनी फनल वेब स्पाइडर। सर ये चर्चाओं में है और बहुत ही ज़्यादा काम की स्पीशी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस बड़ी साइज़ की मकड़ी को डिस्कवर किया है। ये जो मकड़ी है जितनी बड़ी है उतनी ही जहरीली भी है, इतनी जहरीली कि एक इंसान की जान ले ले। आप इमेजिन करो, मकड़ी इंसान की जान ले सकती है, उसका जहर एक इंसान का जान ले सकता है। तो ये जो नई स्पीशी है ना, इसका नाम है एट्रेक्स क्रिस्टेनसेनी, इसको निकनेम दिया गया बिग बॉय। हाँ है भी भाई बिग बॉय। अब बिग बॉय के नाम से यहाँ पर ये मकड़ी जानी जा रही है। क्वेश्चन बन सकता है, अब देखो यहाँ पे बिग बॉय, क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में बिग बॉय नाम की चीज़ चर्चाओं में थी। एग्जाम्पल में सॉरी नीचे ऑप्शन में स्पाइडर और अलग अलग स्पीशी दे देंगे। आप जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि हाँ भाई बिग बॉय एक स्पाइडर की स्पीशी हो सकती है, समझ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, तो मैंने उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस पीडीएफ में हाईलाइट भी कर दिया है। साइज़ की बात करेंगे तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं यार। हाँ डिस्कवरी कह सकते हैं, तो बहुत पहले इस प्रजाति डिस्कवर हुई, इसकी प्रजातियाँ अलग अलग मिलती रहती हैं। हाँ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है भाई, कैरेक्टरिस्टिक आजकल बहुत ज़्यादा पूछता है यूपीएससी। तो ये जो नई सी प्रजाति है ना, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन ब्लैक कलर में आपको ये नज़र आती है, शाइनी सा यहाँ पर इसका एक शेड आपको ऊपर नज़र आएगा। इसकी जो विनोम ग्लैंड्स हैं, जो ये आगे के दांत हैं, छोटे छोटे दांत भी हैं, फैंक्स दांतों को बोलते हैं, है ना। और इसकी जो जहर वाली ग्लैंड्स है वो बहुत बड़ी साइज़ की है, जिसकी वजह से जैसे मैंने बोला कि एक इंसान के शरीर में अगर ये अपना जहर को इंजेक्ट कर दे तो उस इंसान की मृत्यु निश्चित है। क्वेश्चन यह है कि सर ये मकड़ी कहाँ पे पाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ज़्यादातर जो झाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाती है, कुछ जंगलों में भी यहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये है यहाँ पर हमारी फनल वेब स्पाइडर वाली स्पीशी। सर फनल वेब स्पाइडर स्पीशी क्यों डेंजरस होती है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके दांत फैंक्स बहुत बड़े होते हैं, है ना, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जो विनोम ग्लैंड्स है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर ये जो स्पीशी है, जैसे ऐसी जो प्रजातियाँ इसकी वो बहुत सारी होती हैं। ऐसी प्रजातियों में लगभग 40 अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं वो देखने को मिलता है। मतलब इस मकड़ी के जहर में 40 अलग अलग प्रकार के जहर प्रेजेंट, आप इमेजिन कीजिए। चलिए अगली खबर पे आते हैं, तब तक इमेजिन करते रहना, ज़्यादा भी इमेजिन मत करना, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। बात हो रही है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बता दूं आईईए को लेकर कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कमीशन ये क्यों चर्चाओं में, रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो बॉडी है ना एईसी, ये एक गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी मतलब एक बहुत बड़ी बॉडी जो कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, गवर्न कर रही है। तो सर एईसी गवर्निंग बॉडी है, लेकिन किस चीज़ की गवर्निंग बॉडी है, यह है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। ठीक है, तो एईसी एक कमीशन बहुत बड़ा है, इस कमीशन के अंदर में आता है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बन जाए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को कौन गवर्न करता है, सर एटॉमिक एनर्जी कमीशन गवर्न करती है। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको एस्टेब्लिश किया गया था 3 अगस्त 1954 में,
हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डर के आधार पे। और जो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसको 1958 में बनाया गया था, यानी इस डिपार्टमेंट के बाद में यहाँ पर एईसी को तैयार किया गया, ताकि इस डिपार्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर कोई कमीशन होना चाहिए। तो सर कमीशन तैयार कर दिया हमने, समझ गए। अब इसकी चेयरमैनशिप को देखोगे तो इसी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं वही यहां पर हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एईसी के। कहने का मतलब है भाई, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कमीशन हो, ये इस कमीशन के अंदर में ही आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो सर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी जो है ना, वही यहां पे कौन होगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ही चेयरमैन भी होगा। इस वजह से ये जो वर्ड है ना एक्स ऑफिशियो, ये यूज किया गया, क्योंकि वो यहां पर सेक्रेटरी भी है डिपार्टमेंट का और अब इसका यहां पर चेयरमैन भी बन चुका है। मेंबर्स की बात करेंगे तो बाकी सारे जो इस कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनको हर साल अपॉइंट किया जाता है और इसी एईसी के चेयरमैन यहां पर रेकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, महाराष्ट्र के अंदर, मतलब मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा। फिर बात आती है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में दोस्तों। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, बोथ पावर एंड नॉन पावर एप्लीकेशंस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यह डिपार्टमेंट जो हमने तैयार किया भी है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फोकस वाले एरियाज है जहाँ पर स्पेशल फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर में इसका मेन पर्पज़ है यूरेनियम हो गया या एटॉमिक मिनरल्स हो गए, उसको प्रोसेस करना, उसको एक्सप्लोर करने का काम इनका है ना। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन करना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने का काम यहाँ पर इनका है। तो ये सब इनका मेन पर्पज़ है, इनके की फोकस एरियाज हैं। उसके अलावा हमारे पास में फास्ट रिएक्टर्स हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, है ना, या फिर आप कह सकते हैं आइसोटोप्स का इस्तेमाल करना अलग अलग सेक्टर्स में, हेल्थ केयर, फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, यहाँ सभी जगह पे किस तरीके से हमें यूज़ करना है आइसोटोप्स का, या रेडिएशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग करना है, उसके ऊपर में रिसर्च करने का यहाँ पर यह काम करती है इंपॉर्टेंट बॉडी। तो इस बॉडी को लेकर सभी डिटेल्स आपके सामने ये प्रेजेंट हो गई। फिर एक भाषा चर्चाओं में दोस्तों पिछले कुछ समय पर इसको लेकर काफ़ी सारे इशू यहाँ पर उठे हैं त्रिपुरा के अंदर में। याद होगा त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही यहाँ पर एक विंग है, एक हिस्सा है। इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगरतला में और डिमांड ये किया कि भाई यहाँ पर जो इस भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया जाए, इस भाषा की पहचान के लिए यहाँ पर मांग की जा रही है, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सर यहाँ पर ये जो भाषा है जिसका नाम है कोक बोरोक लैंग्वेज, ये है क्या, ज़रा सुनिएगा। ये बोरोक लोगों के थ्रू बोली जाने वाली लैंग्वेज है। जोग्राफिकली यहाँ पर ये त्रिपुरीज के थ्रू बोली जाती है त्रिपुरा के अंदर में। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। स्टेट की मतलब स्टेट की कौन से राज्य की बात हो रही है, त्रिपुरा की बात हो रही है। तो त्रिपुरा की यहाँ पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जो 19 जनवरी 1979 को नोटिफाई की गई। ये एक प्रकार की साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है जिसको यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग 1st सेंचुरी एडी के समय पर भी इसका प्रेजेंस था। ये जो टर्म है ना कोक बोरोक, ये पहली जानी मानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसी भाषा है जिसमें कुछ टर्म्स आपको नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये भाषा अलग अलग जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो गए, उनके थ्रू भी यहाँ पर यह पहचान इसको यहाँ पर दी गई है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर आपको जो नज़र आती है ज़रा उसको सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड आपने देखा कोक बोरोक, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। कोक मतलब होता है वर्बल, बोरोक मतलब होता है पीपल या फिर ह्यूमन। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला जो कोक बोरोक स्पीकिंग पीपल हैं, जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी संख्या जो है ना वो लगभग कह सकते हैं कि 8,80,537 के आसपास है। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की यहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और त्रिपुरा में ही यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके थ्रू मांग की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मड वल्केनो का। यार मैं ये मड वल्केनो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके अलावा ये एक दो टॉपिक्स और हैं, इसको मैं आपके साथ में बाद में डिस्कस करूँगा। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे यार मेरी जो पता है शुगर लेवल मेरी डाउन जाती है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय पर बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और शुगर लेवल मेरी डाउन जा रही है और मुझे वो फील हो रहा है बॉडी में। तो इस वजह से तो हो सकता है शायद मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मैं इस समय पर मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा घूमने लगा है। कंट्रोल कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन दे देंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेते हैं और उसका सेशन को एंड करते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है दोस्तों यहाँ पे कोक बोरोक। कोक बोरोक जो है ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन से राज्य की, तो ये बताना है असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। बताइए वो कौन सा राज्य, इसका सही उत्तर है। दूसरा जो सादर रीजन है महाराष्ट्र का, ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियों की प्रजातियाँ हैं। या ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स है इंडिया के अंदर में, इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व यहीं पर है। या फिर यहाँ पे एक यूनिक सिस्टम है जो अलग अलग प्रकार के एंडेमिक प्लांट्स को सपोर्ट करता है, एनिमल्स को सपोर्ट करता है। या फिर ये जानी जाती है कुछ इंपॉर्टेंट रिच मिनरल डिपॉजिट्स के लिए। तो बताइए यहाँ पर दोस्तों, इसमें से वो कौन सा सही उत्तर आपको नज़र आएगा। ठीक है, साडा रीजन जो महाराष्ट्र का है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, देखिए अब मैंने हंटिंगटन आपको पढ़ाया नहीं है तो इस वजह से क्वेश्चन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, मैंने भारत रणभूमि दर्शन अभी नहीं पढ़ाया है तो उसका भी कोई देने का फ़ायदा नहीं है। तो वही, हाँ, ये मैंने आपको इस स्पाइडर के बारे में, मकड़ी के बारे में पढ़ा दिया है, तो ये सुन लीजिएगा। यहाँ पे ये बात है, न्यू डिस्कवर्ड जो अभी यहाँ पर एक मकड़ी है जिसका नाम है सिडनी फनल वेब स्पाइडर स्पीशी। तो ये जो नई डिस्कवर्ड स्पीशी है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम है एट्रेक्स क्रिस्टेनसेनी। ये किसके लिए जानी जाती है, ध्यान में रखना है। अब इसका आंसर देना है आपको, ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है आज के समय पर। ये जो स्पाइडर की स्पीशी है, मकड़ी की प्रजाति है, क्यों पॉपुलर है। सबसे पहला, क्योंकि ये पहली स्पीशी है इस प्रकार की। दूसरा, यहाँ पर इसकी एबिलिटी है कि अपने आप को कवर कर लेती है, या जैसा जंगल में पेड़ पौधे हैं उसमें ढाल लेती है। तीसरा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़े साइज़ का विनोम ग्लैंड्स होता है, या इसके लंबे दांत होते हैं। और चौथा, यहाँ पर इसका जो कलर है वो सीज़न के हिसाब से चेंज होता है। फिर आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, व्हाट इज़ द मेन थ्रेट पोज्ड बाय सिडनी फनल वेब स्पाइडर्स टू द ह्यूमंस। आखिरकार मेन खतरा क्या है यहाँ पर इस मकड़ी का इंसानों में, ये आपको बताना है। पहला, स्किन इन्फेक्शन होता है, या इससे यहाँ पर ब्लाइंडनेस, यानी कि एक इंसान को यहाँ पर जो दिखना है वो बंद हो सकता है। तीसरा, एग्रेसिव बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हैं इसमें बहुत बड़ा जहर होता है जिससे यहाँ पर एक इंसान की मृत्यु हो सकती है। आप दोस्तों इसके आंसर मैं आपको कल ही बता पाऊंगा, है ना। इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। बाकी जो बचे कुछ आर्टिकल हैं मैं कल डिस्कस करता हूँ। बचे कुछ आर्टिकल भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ यार, मैं क्या करूँ, हेल्थ साथ नहीं दे रही है। मैं पूरा लेक्चर कवर ही करता, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 आर्टिकल और कवर करने, मैंने डेढ़ घंटे के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। बट शरीर डाउन जा रहा है, और बहुत जा रहा है। फील हो रहा है, फील ना होता तो कोई बात नहीं, मुझे पहले ही फील हो रहा था। मेरी शुगर इससे पहले बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। डाउन की प्रॉब्लम है यार। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। आज मम्मी से पढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा डांट, चलो देखते हैं।